This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौषकृष्ण चतुर्दशी अमावास्या च दिनांक 31 जानेवारी 2022 चरक विमान अध्याय 5 स्रोत विमान शंखं चक्रं जलयुतां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। नयन सुरेश, तुम्हारा वीडियो चालू है। अकालयोनिगमनान् निग्रहात् अतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दृश्यन्ते शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा। तो अकाल योनिगमन, अकाल गमन, अयोनिगमन, ये दो मैंने बताए थे। और खास करके जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसमें ये गुदमैथुन काफी कॉमन इस प्रकार का है। निग्रहात्, ये भी मैंने बात बताई थी कि शुक्रवेद के रोध करने से अतिमैथुनात्, और अतिमैथुन से, तो अतिमैथुन को किसको कहेंगे, ये थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि सेवेत कामता कामम पुत्तो वाशीकृते में, ये जो बात बताई है कि हेमंत ऋतु में वाशीकरण औषधियों से तृप्त होकर अपने इच्छा के अनुसार काम सेवन इस प्रकार का करते हैं। तो त्र्यहाद वसंत शरदो पक्षाद वर्षा निदागमो, वसंत और शरद ऋतु में 3 दिन में एक बार, और वर्षा और ग्रीष्म इन ऋतुओं में 15 दिन में एक बार, इतना ये कब बताया गया है। लेकिन व्यवहार का कोई संबंध इसका नहीं दिखाई देता, और फिर भी शुक्र के क्षय के लक्षण दिखेंगे ही ऐसा नहीं है। तो किसकी अपेक्षा, आकांक्षा या सामर्थ्य ज्यादा है, ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा निर्भर रहेगा। और इसलिए इंडिविजुअल केस को ध्यान में रखते हुए शुक्र क्षय के बारे में जानना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। शस्त्रक्षाराग्निभिः तथा, ये एक अहम मुद्दा है। शस्त्रक्षार और अग्निकर्म से ये बिगड़ जाता है, शुक्र स्रोत बिगड़ जाता है इस प्रकार से।
अब शुक्र व स्रोतस को अगर समझेंगे तो वृषण और शेष इतना ही बताया गया, लेकिन शुक्रधरा कला जो है वो सर्व शरीर व्यापिनी इस प्रकार की है। और वरुण अध्याय में वाग्भटाचार्य ने या सुश्रुत में स्त्रीणाम तो स्मृति संस्पर्श दर्शन स्मृते शुक्रे विवाहजान दोषान असंसर्गे अवाप्नयात्, ये श्लोक दिया है कि स्त्रियों के स्मृति संस्पर्श वगैरह वगैरह से अगर शुक्र का स्राव हो जाता है तो संसर्ग न होने पर भी वहां पे विवाह दोष होगा, ये समझ लेना चाहिए। और खास करके व्रण ठीक होने के लिए शुक्र की उपस्थिति आवश्यक है इस प्रकार की। तो ये बात ध्यान में रखते हुए जब नवनिर्माण इस प्रकार का कुछ हो रहा है, नए धातु वहां पे निर्माण हो रहे हैं, तो शुक्र होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार से अगर शुक्र का क्षय हो जाए तो घाव ठीक होने में काफी समय इस प्रकार का लगता है। वैसे भी क्षीणे रेतस्यनन्तरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे तत्र शुष्यति मानवः, ये भी एक प्रागेक्ष्मा में संप्राप्ति बताई गई है। शुक्र स्नेह संशया, ये एक रागेक्ष्मा का हेतु बताया गया है। तो कार्य के क्षय से कारण का क्षय ऐसा दिखाई तो नहीं देता वास्तव में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शुक्र सभी धातुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो शुक्र क्षय होने पर पहले वाले धातुओं का भी क्षय हो जाता है, ये बात वहां पे स्पष्ट की गई है। और फिर अगर शुक्र व स्रोतस इस प्रकार से शस्त्रक्षार अग्नि अभ्यर्थ इस प्रकार का हो जाए, या फिर शुक्रधरा कला से अभ्यर्थ हो जाए, तो ये काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। और खास करके ये बात कैंसर में देखी जाती है। बहुत सारे वैद्यों का और मेरा भी ये कहना है कि एफएनएसी या बायोप्सी भी कैंसर के लिए हानिकारक हो सकती है। अब इसके बगैर तो आयुर्वेद में निदान नहीं होता, केमोथेरेपी का ड्रग डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके लिए वो आवश्यक इस प्रकार की बात कही जाती है। लेकिन ऐसा करने से अगर कैंसर रिजेक्ट हो गया तो आगे क्या करने वाले, आगे ट्रीटमेंट उसको पहले ही सोच लेना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोसिस इस प्रकार का माहौल रखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक इस प्रकार से वो बात में देखेंगे। अगर कैंसर निकलता है तो उसके बारे में सोचेंगे। तो मैं सुझाव देता हूँ कि ये समझ कर चलो कि अगर कैंसर है, उम्र का 70 या 80 से ऊपर है, काफी फैला हुआ कैंसर है, तो फिर एफएनएसी या बायोप्सी करने से फायदा होगा या नुकसान होगा? तो निस्संशय नुकसान ही होगा। एलोपैथी को तो उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे बता देना है कि आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आप घर पे लेके जाओ और सेवा करो, बस बाकी कुछ मत करो। कहना आसान है, लेकिन वास्तव में उसको निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो मरीज को भुगतना पड़ता है और उसके रिश्तेदार वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, देख नहीं सकते उसकी इस प्रकार की हालत। तो कोशिश तो करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि एलोपैथी ने छोड़ दिया तो अब कुछ नहीं करने वाले इस प्रकार से।
तो फिर आयुर्वेद होम्योपैथी वगैरह में चले जाते हैं और उसके लिए भी ये दिक्कत का मामला इस प्रकार का हो जाता है। तो शस्त्रक्षार और अग्निकर्म ये फेनेसिया बायोप्सी ये शस्त्रकर्म इस प्रकार का। तो मैं ये पहले सोचने के लिए कहता हूँ कि अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके लिए एलोपैथी में कुछ है क्या आगे करने के लिए, और अगर करने के लिए कुछ है नहीं तो बेटर ऑप्शन है कि उसको छेड़छाड़ मत करें, वैसे ही छोड़े। लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर वो मरीज सुधर जाता है बाद में आयुर्वेदिक दवाओं से, तो फिर एलोपैथी कहती है कि ये शायद कैंसर होगा ही नहीं, क्योंकि एफएनएस या बायोप्सी का प्रूफ ही नहीं था। तो जो ठीक हो गया वो कैंसर नहीं था। मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमारा मतलब क्या है, कैंसर ठीक हुआ ये बताने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो पेशेंट अच्छा हो जाए इसलिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा मकसद जो है वो पेशेंट अच्छा हो जाए इसलिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतना ही होना चाहिए। मैंने कैंसर ट्रीट किया, अच्छी तरीके से ट्रीट किया, ये बताने के लिए, गौरव के लिए मैं कर दूं, ये बात नहीं होनी है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है और फिक्र करते नहीं, नहीं है उसके बगैर निदान ही नहीं होगा, और निदान नहीं होगा तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे वगैरह। तो मैं सुझाव देता हूँ, अगर पॉसिबल है तो एक्सीजन बायोप्सी करो। एक्सीजन बायोप्सी का मतलब है कि इन टोटो ट्यूमर को निकाल देना, जहां पे पॉसिबल है वहां ट्यूमर पूरा का पूरा कैप्सूल सहित निकाले और फिर उसका हिस्टोपैथ करें। तो अगर कैंसर है भी तो भी बाकी टिश्यू डिस्टर्ब नहीं होंगे इस प्रकार से, और फिर मरीज के सुधरने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बताते हैं कि नहीं नहीं ये सेपरेबल नहीं है, कैप्सुलेटेड नहीं है। तो सिर्फ एफएनएसी करेंगे, बायोप्सी करेंगे, और फिर कैंसर निकला तो केमोथेरेपी आरंभ करेंगे ताकि वो थोड़ा श्रिंक हो जाए, और फिर उसको निकालने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा रहेगा उसको रेडिएशन दे देंगे। और कहेंगे कि ठीक है, हमने जितना पॉसिबल है वो तो कर दिया, अब बाकी मरीज को उसके हाथ में छोड़ दो। ना कोई लाइफस्टाइल का पता है, ना कोई खाने पीने का पता है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करते रहो, फिर दोहराता है तो फिर से ये सब शुरू करो। ये पूरा सिलसिला पूरे विश्व भर में चल रहा है। तो लोगों के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता, क्योंकि दूसरी कोई सिस्टम है ही नहीं, और फिर लोग बेबस होकर इसमें चले जाते हैं। और तथाकथित बुद्धिवादी भी इसमें खींचे जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है, जो जानकारी डॉक्टर देते हैं वही जानकारी उनके पास भी है। तो
कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से करने से। तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि आगे अगर हम आगे इसको बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अब ये रही सर्जरी की बात। वैसे रेडिएशन जो है वो अग्निकर्म के तुल्य इस प्रकार का है, जलाना ही है वास्तव में इस प्रकार से। और ये स्थानिक लोकल इस प्रकार का है। और केमोथेरेपी जो है वो आभ्यंतर क्षार प्रयोग जैसे करने की चीज है, और वो भी कुछ उसके बारे में सोच समझ के बिना, या फिर कौन से मरीज में कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं इनके सभी के बारे में बगैर कोई सोच। या ऋतु कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु है और फिर भी हम केमो दे रहे हैं, तो कोई सोच इस प्रकार की नहीं है। और देते रहते हैं, मरीजों को भुगतना भुगतना पड़ता है, फिर भी सह लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा तो मुझे लाइफ मिलेगा। केमोथेरेपी का सक्सेस रेट 2.1% इन यूएस एंड 2.3% इन ऑस्ट्रेलिया इतना ही है, तो बाकी करीबन 98% को तो फिर से कैंसर दोहराता रहता है और बिगड़ती जाती है कंडीशन इस प्रकार से। तो इसके बारे में कैसे सोचना है? तो मैं मानता हूं कि ये शुक्र व स्रोतस को बिगाड़ने वाला इस प्रकार का है, केमो सर्जरी रेडिएशन ये सभी। तब ये लेकर लोग जब आते हैं या कंकरेंटली ये सब चालू है, तो हमें शुक्र दृष्टि के बारे में सोचना है। वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के जरिए शुक्र दृष्टि के बारे में सोचना ही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। और शुक्र शोधन का प्रयोग सभी मरीजों में करते रहते हैं। इससे भी ये बात स्पष्ट होती है कि शस्त्रक्षाराग निवेश तथा शुक्र दृष्टि होती रहती है, और फिर ऐसी अवस्था में हमें शुक्र दृष्टि को दूर करने के लिए प्रयास करते रहने पड़ेंगे। अब बात ये रही कि शस्त्र कर्म से इस प्रकार से कैंसर फैल जाता है, ये तो मालूम है। एफएनएसी बायोप्सी की जाए या रेगुलर ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालने की कोशिश की जाए। एडजेसेंट जो लिम्फ नोड्स है उसकी भी बायोप्सी ली जाती है और उनके जगह भी कैंसर फैल जाता है। तो ये एक मुद्दा शस्त्र कर्म के बारे में होता है। जब लोकल रेडिएशन इस प्रकार के देते हैं तो नॉर्मल सेल भी जल जाते हैं, आजू बाजू में जो नॉर्मल सेल्स है वो भी जल जाते हैं, और फिर फाइब्रस टिश्यू डेवलप होता है, मुंह खोलने में बहुत तकलीफ इस प्रकार की होती है वगैरह वगैरह। तो उसको लोकल कुछ ऐसा चाहिए जो उस शुक्र की दृष्टि को कम करेगा और अग्निदग्ध जैसे चीज से उसको बचा देगा। तो मैंने कुमारी के बारे में सोचा। कुमारी अग्निदग्ध व्रणा पहा इस प्रकार की बताई गई है। अग्निदग्ध व्रण अच्छी है, रसायन है, शीतवीर्य है। तो मैंने अभी फिलहाल कुमारी सिद्ध गुरुत करके उसको शतदत्त गुरुत बनाना ये शुरू किया है, और वो ऊपर से लगाने के लिए जहां जहां पे रेडिएशन किया जाता है वहां ऊपर से लगाने के लिए ये बताता हूँ। शायद इसमें थोड़ा शुक्र शोधन गण का भी प्रयोग करेंगे, खास करके उशीर का प्रयोग ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कल्क द्रव्य में उशीर वगैरह या कटफल इस प्रकार के द्रव्य और घृत और कुमारी स्वरस
चौगुना घटते, ऐसा सिद्ध करके फिर उस घटक को शतघटक में परिवर्तित करते हैं। तो शायद एक बात बनेगी कि लोकल इफेक्ट्स जो रेडिएशन के हो रहे हैं उसके जरिए कुछ फायदा इस प्रकार का होगा। अभी तो सिर्फ कुमारी का कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि उसी सारी वाली ले सकते हैं, इसमें दुर्वा ले सकते हैं और कटफल ले सकते हैं। तो इनका कल को ऐसा बना के कुमारी स्वरस में सिद्ध करके अगर घृत बनाते हैं, कुमारी घृत इस प्रकार का, और फिर उसको शतधूत करते हैं, तो एक बात बनेगी। अब जो केमोथेरेपी देते हैं वो तो सार्वजनिक असर करने वाली इस प्रकार की है। इसमें भी अभी टारगेटेड थेरेपी ये भी बात है, केमो एम्बोलाइजेशन ये भी एक बात है, और जनरलाइज केमोथेरेपी ये भी बात है। टारगेटेड थेरेपी हो या फिर केमो एम्बोलाइजेशन की बात हो, तो थोड़ा लोकल रेडिएशन जैसा है। और सार्वजनिक जब दी जाती है तो वो पूरे बदन में फैल जाती है इस प्रकार से। लेकिन जब केमोथेरेपी दी जाती है सलाइन की वजह से, वहां सलाइन आउट न जाए इसके बारे में बहुत सजग होना जरूरी होता है। मैंने देखे हैं मरीज कि सलाइन आउट हो गया, नर्स का कोई ध्यान नहीं था, डॉक्टर तो चले गए थे, और वो पूरा हाथ जल गया, लिटरली जल गया, जैसे बैंगन हम भर्जित करते हैं उस प्रकार का पूरा हाथ हो गया था। पेशेंट चिल्लाता रहा, उसके रिश्तेदार भागदौड़ करते रहे, किसी ने भी देखा नहीं, और पूरा हाथ जल गया। तो मैंने खुद 2 इस प्रकार के मरीज देखे हैं। तो ये तो लापरवाही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो इस प्रकार के केमोथेरेपी के जरिए जो नुकसान होता रहता है उसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा मुद्दा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे टारगेटेड थेरेपी आ गई है केमोथेरेपी में, वैसे हमारे शास्त्र में भी टारगेटेड काम कर सकते हैं औषधियों के बाद। मैंने काफी बरस पहले लेक्चर दिया था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग आयुर्वेदिक अप्रोच इस प्रकार से, और फिर उसको 3-4 बार दोहराया भी है। प्रतिनियत शक्तिकानी भेषज द्रव्याणु, भेषज द्रव्य जो है वो प्रतिनियत शक्ति इस प्रकार के होते हैं। उसकी एक अपनी अपनी खासियत होती है, वो कहाँ पे काम करेगा, किस प्रकार के कंडीशंस में वो काम करेगा। और अगर उसको उस प्रकार की कंडीशन आइडियल मिल जाती है तो वो सबसे आइडियल ड्रग होता है उस अवस्था में, उस रोग। और ऐसा बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन होता है। कोलटकर सर के मैंने जो 3 केसेस बताए थे कि एक में केवल लाक्षा का प्रयोग किया था और 1 किलो वजन बढ़ा था, केवल ताप्यादिलो का प्रयोग किया था हर रोज 1 किलो, उससे भी 1 किलो वजन रोज बढ़ा था, और स्वर्णमाला वसंत का 1 डोज हर रोज 1 ही गोली, बाकी कुछ दवा नहीं, ऐसा ही वजन बढ़ा था। तो परफेक्शन, ये जो बात है, ये अगर होती है तो एक ही ड्रग से काम चलता है, ज्यादा द्रव्य देने की जरूरत इस प्रकार की। लेकिन ये अगर नहीं कर पाते इस प्रकार से इतना टारगेटेड, तो फिर बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग
हम करते रहते हैं, और सिर्फ द्रव्यों का प्रयोग होता है, विभिन्न अभिन्न अनुपान का भी प्रयोग होता रहता है। तो ऐसी अवस्था में हमारा द्रव्य विशिष्ट जगह पर पहुंच जाए, ये हम कैसे सोचेंगे? तो चरक सिद्धि स्थान पढ़ रहे थे, सिद्धि स्थान नहीं, मेरे ख्याल में 30वां अध्याय, चिकित्सा स्थान का 30वां अध्याय, जिसमें स्तन्य दोषों के लिए कुछ बताया था, वो बनता योग इस प्रकार से, वचा प्रियंगवादी। तो डक्टल सेल कार्सिनोमा काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि इस पर्टिकुलर योग में तन्य दृष्टि को दूर करने के लिए कुछ खास इस प्रकार का है, जो काढ़ा बताया गया है वो वमन के लिए एक्चुअली बताया गया है। तो उसमें दोष दूष समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य है, उस प्रकार की जो दोष दूष समूर्छना है उसको। तो इसको अगर हीरक के साथ जोड़ देंगे तो समूर्छना भंग होगी, और फिर कैंसर पर काबू पा सकेंगे। तो तब से वचा प्रियंगवादी योग मेरे रेगुलर में है, खास करके डक्टल सेल कार्सिनोमा के लिए मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तो इसी तरीके से चाहे लिवर का कैंसर हो, चाहे कोलन का हो, चाहे यूटेराइन हो, ओवरियन हो, ब्रेन हो, कुछ भी हो, इस प्रकार हम उस अधिकरण में जाकर किन दवाइयों का प्रयोग होता है ये अगर समझने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ में हीरक वैक्रांत वगैरह या शुक्र जोड़ देंगे, तो ये बात हो सकती है कि हम टारगेटेड काम कर सकेंगे, उस पर्टिकुलर कैंसर के लिए वहां जाकर संप्राप्ति भंग करने का काम कर पाएंगे। दोषः स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, दोष खुद ही निवृत्त हो जाता है या उसकी दूसरी चिकित्सा से दूर हो जाता है। तो दोष दुष्ट समूर्छना भंग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो इसके लिए हर कैंसर की वैरायटी को संप्राप्ति उसकी इस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार का रहेगा, और उस संप्राप्ति को भंग करने के सक्षम जो भी द्रव्य होंगे उनके साथ में अगर ये हीरक वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो शायद बात बनती है कि हम टारगेटेड थेरेपी जैसे काम कर सकेंगे, और वहां पहुंचकर फिर हमारा जो एक सुख है वो सिद्ध कर सकेंगे। तो ये एक अहम मुद्दा है, जितना ये स्पष्ट रूप से डक्टल सेल कार्सिनोमा में स्पष्टतया प्रतीत हुआ, उतना सभी रोगों में प्रतीत हुआ है ऐसा नहीं है, ये अलग मुद्दा है। ज्यादा से ज्यादा दोषों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सा धातु इन्वॉल्व है, इस प्रकार से, और धातुपाचक का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये फिर भी सामान्य है, ये कोई विशेष इस प्रकार की बात नहीं है। जैसे मैंने ब्लैडर कैंसर की केस बताई थी, मूत्र वेगावरोध से ब्लैडर कैंसर हुआ था, और फिर अवपीड़ित स्नेहपान, ये इसके लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का था। या बस्ती में, ब्लैडर में बस्ती लेना, ये जो हमने उत्तर बस्ती इसमें प्रयोग किए, और फिर
वर्णादिगणत्वात् से सहचरते का अभ्यंतर बस्ती के लिए प्रयोग किया था और उसका मसल इन्वेजिव था। ब्लैडर निकालने के लिए कहा गया था। ब्लैडर बच गया, पेशेंट भी सुधर गया और ये काफी पुरानी है। हाँ, मसल इन्वेजिव मसल्स मध्ये शिरल्यावर तिथून तो पेरिटोनियम मध्ये जाऊ शकतो. तो ऐसी हालात में जो कारण मिला मूत्र वेगावरोध, उसके आधार पर अवपीड़ित स्नेहपान बताया गया है, उसका प्रयोग और फिर ये उत्तर बस्ती का प्रयोग। इसके जरिए उसको रोगोमुक्त भी कर पाए और ब्लैडर भी बच गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहां इस प्रकार से अगर टारगेटेड काम कर पाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि कौन सा भाव वहां पे इन्वॉल्व है आयुर्वेद की दृष्टि से, वो भली भांति समझ पाए और फिर वहां तक कैसे पहुंचने का, किस रोग की संप्राप्ति में ये निर्दिष्ट है, ये देखना पड़ेगा। और फिर ये काम हो सकता है कि हम टारगेटेड इस प्रकार से काम कर सकें। तब इसमें भी अगर हम ये शुक्र शोधन वाली दवाइयां और वहां द्रव्य पहुंचाने के लिए जो चाहिए उसके साथ में अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट इस प्रकार के मिलेंगे। अभी तो फिलहाल जनरलाइज केमोथेरेपी के खिलाफ शुक्रशोधन गण का रसायन का प्रयोग करना है, ये कर रहे हैं। सिर्फ उसी से बात बनेगी ऐसा नहीं है, तो ठीक है कुछ भी हाथ में नहीं है उसके बजाय ये अच्छा है, लेकिन अगर इसमें परफेक्शन ला सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो शस्त्रक्षार अग्निकर्म से ये बिगड़ जाता है, शुक्र व स्रोतस बिगड़ जाता है, पहले ही बिगड़ा होता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और इससे और बिगड़ जाता है। और इसीलिए तो एलोपैथी में इतना बड़ा फेल्यूर है कि ठीक करने के बजाय उसको और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और केवल सीटी स्कैन या मार्कर्स के जरिए दिखा सकते हैं कि ट्यूमर साइज कम हो गया है, इसके आधार पर एलोपैथी राज कर रही है, जो केवल तात्कालिक इस प्रकार का परिणाम है और उल्टा ज्यादा बिगड़ जाता है और काफी तकलीफ करने वाली इस प्रकार की चीज हो जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्र व स्रोतस की दृष्टि को समझ लेंगे, खास करके कैंसर जैसे मरीजों, और फिर उनसे बचने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। मूत्रितोदक भक्ष्यस्त्री सेवनान् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च। तो मूत्रवेग निर्माण हुआ है इस प्रकार से उदक, उस प्रकार की अवस्था में उदक भक्ष्य स्त्री सेवन, पानी पीना, खाना खाना या फिर स्त्री सेवन करना या मूत्र निग्रह इस प्रकार से करने से मूत्र व स्रोतस नष्ट हो जाता है और क्षीणस्य अभिक्षतस्य च, क्षीण और अभिक्षत इससे मूत्र
तो मूत्र वेगावरोध इस प्रकार की स्थिति हो जाती है और अनुत्सृज्य मलमूत्रम, मूल और मूत्र का त्याग करके बिना अगर हम कुछ सेवन करते हैं तो ये दृष्टि वैसी ही रह जाती है, ये पूरे बदन में फैल जाती है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। वेगी तो अन्य कार्य नादित्वा साध्य मामले, वेग निर्माण हुआ है तो दूसरा कुछ भी कार्य नहीं करना है, पहले इस वेग को शांत करना है। और उसी प्रकार से अगर साध्य व्याधि है तो उसको जीतने के बगैर दूसरा कुछ करना नहीं है, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसी अवस्था में खाना खाना या पानी पीना ये भी बराबर इस प्रकार का नहीं है। तो मूत्र एक बार शांत हो जाए तो फिर खाना खाना है या पानी पीना है या स्त्री सेवन जो भी है वो भी उसी अवस्था में करना है। और इस अवस्था में मूत्र निग्रह अगर करना पड़ता है या हो जाता है तो वो भी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है। अभी जब हम सफर करते हैं तो ये मूत्र वेगावरोध का सिलसिला होता है रहता है, और खास करके औरतों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या इस प्रकार की होती है। लंबा सफर हो और कहीं इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो मूत्र वेग को रोकना ही पड़ता है इस प्रकार से, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग हेतु बन सकता है। तो ये समझ लेना भी जरूरी है और उसका परिहार बताना, उसको टालने के लिए कहना ये भी जरूरी है। क्षीणस्य अभिक्षतस्य च, इसका मूत्र से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छी तरीके से सामने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा। तो क्षीण अगर व्यक्ति है, धातुओं का क्षय इस प्रकार का है, तो इसमें रक्त मूत्र परिवर्तन होना ये पॉसिबिलिटी ज्यादा इस प्रकार की रहती है, और मूत्र व स्रोतस खास करके बिगड़ता है ऐसा कहना। मूत्र कुछ और खांसी इनका एक संबंध रहता है, और मूत्र कुछ ज्यादा बढ़ता है तो खांसी बढ़ जाती है। इसमें भी सरक्त मूत्र ऐसा है तो विधान का प्रयोग बताया गया है। तो ब्रूहण की अपेक्षा है इस प्रकार की स्थिति में, क्षीण अवस्था में। तो इसका मूत्र व स्रोत से क्या संबंध है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और अभिक्षत का मतलब क्या लेंगे, ये भी समझना रहेगा कि कोई भी किसी तरह का भाव हो कहीं भी, पुरुषत्व तो कॉमन है लेकिन दूसरे किसी तरीके का भी अगर भाव हो तो मूत्र व स्रोत बिगड़ सकता है, ये मुद्दा यहाँ पे बताया गया है। तो शायद उसको थोड़ा ध्यान में रखे और संबंध ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इस प्रकार का होगा। तो क्षीण अल्पमेधस्का अल्पक्लेद मूत्र व स्रोतसा या अल्पक्लेद युक्त मूत्राने क्षरण होईल।
अब ऐसा है थोड़ा सा कि हमारे हिसाब में तो जो पक्वाशय गतास्तत्र नाट्यमूत्र वहां स्त्रियाः वगैरह वगैरह बात बताई गई। तो पक्वाशय ब्लैडर ये हमारे हिसाब में मूत्रो स्रोतस इस प्रकार के है। अतिकृशस्य पाठभेदः क्षीणस्य अतिकृशस्य तो क्षीण धातुक्षय जन्य विकारों में मूत्र ये हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। एक थोड़ा राजयक्ष्मा की संप्राप्ति ध्यान में रखते हुए बलम तस्य ही विड्बलम सर्वधातु क्षयातस्य बलम तस्य ही विड्बलम धातु क्षयात्मक वात प्रकोप ये तो है, वात प्रकोप तो है। तो जैसे पुरुष एक घनमल पुरुष द्रवमल मूत्र ये जो बाइफर्केशन है पुरुष के बारे में ज्यादा संबंध बताया गया है, मूत्र के बारे में वहां पे डायरेक्ट ज्यादा बताया नहीं गया। या तो शायद ये बात हो सकती है कि राजयक्ष्मा की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए मूत्रों में स्रोतस बिगड़ जाता है इस प्रकार से, और फिर उसको ठिकाने लाने के लिए राजयक्ष्मा की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा इसमें रहेगा। शुक्र क्षय में भी तोदोत्यर्थम वृषणयोर मेढे धूमा इति वच पहली पंक्ति क्या है? शुक्र की बात प्रसिद्ध शुक्रम शोणितमेव कि शुक्र का क्षय होगा तो चिराग प्रसिद्ध शुक्रम बहुत देर के बाद शुक्र बाहर आता है या शोणितमेव रखते ही बाहर आता है। बागेवाड़ी ने एक उनकी किताब में केस बताई है या ऐसा ही कोई एक शुक्र क्षय वाला आदमी, तकलीफ उसकी थी कि रक्त आ रहा था और किसी को उसका पता नहीं चला रक्त क्यों आ रहा है इसके पास, क्योंकि ये स्कैन भी सब नॉर्मल थे। फिर इनके पास आने के बाद वो पता चला कि ये शुक्र क्षय के कारण रक्त आ रहा था इसके पास से, तो शुक्र क्षय की ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो। परिश्रम किंवा व्याधी खूप क्षीण झालेल्या व्यक्तींमध्ये बऱ्याच वेळेस मूत्रक्षय किंवा मूत्रसंबंधी इतर लक्षणे दिसतात असे ऑब्झर्वेशन प्रत्यक्षात देखील आहे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सारकट्ट विभाजन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, सार भाग जितना बनना चाहिए था वो बन नहीं रहा, और जैसे शोणित स्टीवन ये उरक्षत में चला जाता है राजयक्ष्मा की अगली अवस्था में, वैसे ही ये मूत्र के द्वारा रक्त रसोक्ति से न रक्ताय मांसाय कुतय वो तो रस का रक्त भी नहीं बनता, तो वैसे मूत्र से सम्मिश्र हो जाता है, ऐसी कुछ चीज हो सकती है। कृशोपाय विधावंती रोगाश्च ग्रहणीगतः ये तो है। तो ग्रहणीगत विकृति में कुछ व्यक्ति में इस प्रकार की होती है, और फिर गौरमंद विषांच तत्व वगैरह वगैरह ये जो बात चिकित्सा स्थान 15 में गृहिणी चिकित्सा में बताई गई, उन सभी को ध्यान में इस प्रकार से रखना पड़ेगा। और वो सब देखते हुए
मेरी शुरू के प्रैक्टिस में एक मेरे पास केस थी। कृष्ण व्यक्ति थी, प्रवाहिका की तकलीफ थी और ये बार-बार जाना पड़ता था, स्टैंड वाला रहता था, भूख नहीं लगती थी। मैंने स्वर्ण प्रॉपर्टी का प्रयोग किया, उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला, लेकिन आगे सुधार नहीं हो रहा था, अग्नि नहीं बढ़ रहा था। तो पणसोड़कर सर थे उस समय में, मैंने उनको दिखाया। तो शुष्क इस प्रकार का था। मांसोक्षग्लानि गंडस्य शुष्कता संधि वेदना में मांसोक्षय में बताया गया है। और मांसपित्त ये शुक्र सार में कहा गया है। तो इस प्रकार से अगर शुक्र का क्षय हो रहा हो तो फिर शुष्क के लक्षण दिखाई देता है। तो फणसड़कर ने सुझाव दिया कि अश्वगंधा की तेल मालिश के लिए दे दो और वो करने से उनमें सुधार हो गया। कृश क्षतक्षीण अतिकृश व्यक्तीने मूत्रकादी हेतू सेवन केले तरच मूत्र व स्रोत सृष्टी संभवते असे म्हणायचे आहे का? म्हणजे कृश नसलेला पुष्ट निरोगी बलवान अशा इतरांमध्ये हेतू सेवनाने तेवढी मूत्र व स्रोतदृष्टी होत नाही असे आहे। दृष्टि तो होगी, सहन करने की क्षमता होगी या नहीं होगी ये अलग बात रहेगी। अगर व्यक्ति कृश है तो वो सहन नहीं कर पाएगी और उसके लिए वो ज्यादा दिक्कत वाली बात इस प्रकार के हो जाएगी। तो यहाँ राजेक्ष्मा की या कृशत्व की चिकित्सा करने चाहे मूत्र से संबद्ध इस प्रकार का व्याधि हो और उसका वृत्त से जो नाता आती है एलोपैथी में जोड़ा गया है वो शायद हम प्रमेय की चिकित्सा के बारे में सोचेंगे तभी सोचेंगे। क्लेद अगर बहुत बढ़ गया, बहु अबद्ध इस प्रकार का मांस और मेद इस प्रकार के है तो धातु निर्माण की प्रक्रिया ठीक नहीं हो रही है। और प्रमेय का बेस अगर है तो फिर उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और प्रमेय चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ा सा। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा राजेश माँ की संप्राप्ति अतिपुरुष की संप्राप्ति थोड़ी देखेंगे और ओवरऑल विचार करके फिर उसमें क्या करना है ये सोचेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। संधारणात् अत्यशनात् अजीर्णात् धिषणात् तथा वर्चोवाहिनी दुष्यन्ति दुर्बलाग्निः कृशस्य च। तो संधारणात् वेग धारण करने से प्रकार से, अत्यशनात् ज्यादा खाने से, अजीर्णात् धिषणात् तथा अजीर्ण होते समय खाने से और अध्यशन करने से। तो अत्यशन और अत्यशन में एक ही समय में ज्यादा खाना खा लेना और अध्यशन में खाना खाने के बाद पुनः खाना खाना, इस प्रकार से। वर्चवाहिनी दुष्यंती दुर्बलाग्नेय कृशस्य च। इससे पुरुष व स्रोत की दृष्टि हो जाती है और दुर्बलाग्नि और पुरुष इनमें भी पुरुष व स्रोत की दृष्टि हो जाती है। तो संधारण ये पहला
हेतु बताया गया कि पुलिस वेग का धारण इस प्रकार से अगर करेंगे, बार बार करेंगे, आदत पड़ जाए। और बाकी 3 तो खाने से संबंध है। हाँ, कि ज्यादा ही खा लिया इस प्रकार से, या खाने के ऊपर खाना फिर से खा लिया इस प्रकार से। और अजीर्णाध्यक्ष ये जो हम बताते हैं, ये शायद अजीर्ण में खाना खाना और अध्यक्ष में अलग अलग मानेंगे, अच्छा रहे। जो बात बताई गई है में बुद्धि का पहला अन्न पचन होने के बाद ही दूसरा सेवन करें। अजीर्णित भुंजानस्य इसमें मीमांसा दूसरे अध्याय में काफी इसके बारे में बहस की गई है। तो पूर्वम अपरिणतम, पहला जो अपरिणत इस प्रकार का रस है, उसमें उत्तर रस उत्तर सर्वाने में दोषांतर ये जो संप्राप्ति वहां पे बताई गई है, ये सभी पूरे समाज में इस प्रकार की विकृति है। क्योंकि अभी पहला अन्न पचन हुआ है या नहीं है, ये देखा ही नहीं जाता। खास करके अजीर्ण सायम आशय तो प्रातराशो ही दूसरे ये बात बताइए। सायंकाल का खाना अगर उसका पचन नहीं हुआ है, तो सुबह का खाना निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। इसलिए उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुताच्युत पिपासाच्युत निर्णहारस्य लक्षणम, ये जो बात बताई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए पहला अन्न पचन हुआ है नहीं है ये देखकर उठना है। और भली भांति वो पचन हो जाए ऐसा ही देखना चाहिए, और फिर भी ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है। नहीं तो अच्छी बात है, भरपूर खाना खाएंगे, देर से उठेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जब तक खाना पचन नहीं हुआ तब तक उठना नहीं है। तो ये भी बात नहीं है, ब्राह्म मुहूर्त पर ही उठना है, लेकिन खाना अच्छी तरीके से पच गया हो, ऐसी स्थिति हो। और फिर लघुता है, क्षुत पिपासा है, उत्साह वृद्धि है, ऐसी अवस्था में खाना खाना चाहिए। प्रसृष्टे विन्मूत्रे हृदय मूले दोषे स्वपतके विशुद्धे चोत्कारे विक्षुतोपगमने वाते अनुसरति, ये जो बात वाग्भट में बताई है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खाना कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वही सभी बातें डिसाइड कर। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी सेवा स्रोतस्थ दृष्टि हो रही है, ये समझ लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ये बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व भर में है, और फोर्सफुल उसको दूर करने की दवाइयों की भी रेंज है। बहुत सारी दवाइयां पूरे विश्व में प्रचलन में, उसके विज्ञापन भी रेगुलर रूप से आते रहते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर इस समस्या का हल होना है, तो गहराई में जाकर थोड़ा देखना पड़ेगा, पूरी लाइफ स्टाइल देखनी पड़ेगी। खड़ीवाले वैद्य ने किताब पब्लिश की थी, मलावरोपति के नाम से, काफी बड़ी चौड़ी किताब है प्रकार से, और बहुत सारे वैद्यों के लेख छपवाए थे इसमें। मेरा भी एक लेख है इसमें। हाँ, अभी मालूम नहीं मुझे कहाँ है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ ज्यादातर संबंध पचन का ही है। जैसे फल अपने आप परिपक्व हो जाने पर गिर जाता है, इसी प्रकार जो आहार इस प्रकार का लिया गया है, वो अच्छी तरीके से परिपक्व होने से, सार्थिक विभाजन होने से अपने आप बाहर निकल आता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
लेकिन ये जरूरत पड़ रही है तो मतलब है कि ये इस तरीके से नहीं हो रहा, पचन ही इस तरीके से नहीं होगा, और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उनको दूर कैसे करेंगे ये सोचना है। तो संधारणाद ये कारण इस प्रकार का हो सकता है। अत्यशन, अध्यशन और अजीर्णाशन, ये तीनों काफी कॉमन हेतु इस प्रकार के। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जब हेल्दी वॉलंटियर्स को हमने खिचड़ी, शक्कर और पानी दिया था और सभी ने ज्यादा ही खाया। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ये है कि एक तिहाई घन, एक तिहाई द्रव और एक तिहाई रिक्त रखना है, इतनी ही आवश्यकता खाने की है। सुभाष पालेकर ने भी एक बार कहा था कि पहले वो नाश्ता, लंच और डिनर करते थे, फिर उन्होंने नाश्ता छोड़ दिया। फिर वो बोल रहे थे कि मैं 2 भाकरी खाता था, अब मुझे लगता है कि नहीं, एक ही भाकरी मुझे काफी है। 2 खाने की जरूरत नहीं, तो मैंने अभी वो भी कम कर दी। तो वास्तव में ऐसा है कि जरूरत बहुत कम होती है और हम खामख्वाही ज्यादा खाते हैं। तो फिर पचन नहीं होता, और पचन नहीं होता तो ये सभी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये अजीर्ण, अत्यशन वगैरह सभी जो हेतु है, अजीर्णाशन वगैरह, इन सभी को टालना ही उचित इस प्रकार का है। व्यायामात् अतिसंतापात् शीतोष्णाक्रमसेवनात् स्वेदवाहिनी दृश्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा। व्यायाम से, यहाँ व्यायाम जो है वो ज्यादा व्यायाम, अयोग्य पद्धति से किया जाने वाला व्यायाम, ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके जो नियम है वो मानकर अगर व्यायाम किया जाए और किस व्यक्ति में उचित रूप से किया जाए तो ठीक है। अतिसंताप, अतिसंताप करने के कारण कि शायद अग्नि के संपर्क से संताप हो गया हो, या क्रोध के जरिए पूरे शरीर का संताप हो रहा हो, इस प्रकार से तेन प्रज्वलितम आत्मानं मन्यते। जैसे कुछ जल रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है। शीतोष्णाक्रम सेवन, शीतोष्ण का अक्रम सेवन, जो सही तरीका है वो छोड़ के गलत तरीके से शीत उष्ण का सेवन करना। अब सही तरीका क्या है इसके बारे में ज्यादा कुछ निर्देश नहीं है। एक निर्देश आया है कि शीतोष्ण क्रम से वैसे स्वेदन स्रोतस बिगड़ जाता है। जैसे नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि नहाते समय ठंडा पानी गर्म करने, ठंडा पानी गर्म करने, ऐसा अल्टरनेट करते रहे तो सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे हिसाब में तो ये बराबर नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गुनगुने पानी से शुरू करके पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाए, और अगर ग्रीष्म ऋतु है तो थोड़े गुनगुने पानी से शुरू करके और ठंडे पानी तक आ जाए, इस प्रकार से। फिर हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए वो बात ध्यान में रखते हुए करेंगे तो ये अक्रम सेवन नहीं होगा, अक्रम सेवन। लेकिन इसके लिए भी ग्रंथों में स्पष्ट रूप निर्देश कहीं पे नहीं है, ये मेरी खुद की सोच है। तो अक्रम सेवन क्या है ये देखना इस प्रकार का पड़ेगा। अब डेजर्ट बाद में शीतवीर्य होता है, और शुरू में सूप लेते हैं, एपेटाइजर लेते हैं। ये भी एक तरीके से आक्रमण सेवन है
इस प्रकार का है। तो शुरू में अग्नि अच्छा है, हमारे यहाँ तो खाना भूख लगने पर ही खाना खाना, ये एपेटाइजर की संकल्पना जो है कि थोड़ा उद्दीपित करेंगे और फिर खाना खाएंगे और फिर बाद में डेजर्ट खाएंगे। ये पाश्चात्य तरीका है, वो हमारे हिसाब में ठीक नहीं है। तो अंत में कटुपित्त कषाय रस होना, उष्णवीर्य होना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में तुरंत बाद में कफ का प्रकोप है खाना खाने के बाद। तो शुरू में भी उष्ण ही होना है, वो अलग बात है। अगर हम आइसक्रीम या अन्य कुछ डेजर्ट जो है वो शुरू में खाते हैं, ठंडा है, तो वो भी हमारे हिसाब में वास्तव में अच्छा नहीं है। गुलाब जाम वगैरह ऐसे कुछ गर्म है और गुरु है, मधुर है, वो खाएंगे तो ठीक रहेगा, वो बात में नहीं लेंगे। तो शीतोष्ण क्रम सेवन ये क्या है, ये थोड़ा देखना इस प्रकार से पड़ेगा। और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, आज यही रुकते हैं। आज दोपहर में अमावस्या लगने वाली है, तो कल का लेक्चर नहीं होगा, बुधवार को फिर से मिलेंगे। हाँ, सूर्योदय आज चतुर्दशी है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। झालाय का? बंद करायचं नाही काय? कसं काय बंद नाही होत?